गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। नमस्कार। मैं सुमन शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है जो भारत में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। जैसा कि प्लासी और जो बक्सर का युद्ध हुआ था उससे पूर्व 17वीं शताब्दी में भारत विश्व में औद्योगिक माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। यहाँ से सूती, रेशमी कपड़े, मसाले, नील, शक्कर, औषधियाँ, कीमती रत्न, दस्तकारी की वस्तुएं बाहर के देशों को निर्यात होती रहती थी। इस समय यूरोपीय लोग भारत से माल खरीदते थे और उसके बदले में बहुमूल्य धातु भारत को देते थे, जिससे भारत में सोने चांदी की आवक बढ़ गई थी और भारत एक समृद्ध देश बन गया था। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में अनेक ऐसे कारण सक्रिय हुए जिसके कारण धीरे धीरे व्यापार और वाणिज्य में गिरावट का दौर शुरू हो गया था। उत्तरवर्ती मुगल शासक थे जिन्होंने तत्कालीन यूरोपीय व्यापारियों को उदारतापूर्वक रियायतें दी थी, जिससे न केवल स्वदेशी व्यापार को नुकसान पहुंचा वरन इससे हमारे जो घरेलू उद्योग धंधे थे वो भी प्रभावित हुए। 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध, इन दोनों युद्धों के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की समृद्धि पर पूरा अधिकार जमा लिया था। इन्हें यहाँ पे दीवानी और फौजदारी अधिकार प्राप्त होने की वजह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो अब तक आत्मनिर्भरता और अधिशेष की अर्थव्यवस्था थी, वो अब औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई थी। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के अंतर्देशीय व्यापार में अंग्रेजों की भागीदारी बढ़ गई। कंपनी के जो कर्मचारी थे उन वस्तुओं जैसे नमक है, सुपारी है, तंबाकू है के व्यापार पर अधिकार कर लिया था और जिनका व्यापार उनके लिए प्रतिबंधित था। यानी कि जो प्लासी के युद्ध के बाद में जो अंतर्देशीय व्यापार हो रहा था उसमें अंग्रेजों की निरंतर भागीदारी बढ़ रही थी और ऐसा व्यापार जो बाहर के लोगों के लिए जिन पर प्रतिबंध था उन व्यापार पे अंग्रेजी जो कर्मचारी थे उन्होंने एकाधिकार जमा लिया था, जो कि मूलभूत जीवन की आवश्यकताएं थी जैसे नमक के व्यापार पर ब्रिटिश कर्मचारियों ने अपना एकाधिकार जमा लिया। बंगाल की विजय से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने अपने कपड़ा उद्योग के संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाए थे, जैसे 1700 में भारत से आने वाले रंगीन और छपे हुए वस्त्रों पर प्रतिबंध लगाया। सूती कपड़ों के आयात पर 15% आयात कर लगा हुआ था। 1720 में भारतीय रेशमी और छपे रंगे हुए वस्त्रों के प्रयोग पर इंग्लैंड में प्रतिबंध था। इस प्रकार के तमाम प्रतिबंधों के चलते भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग था उसको प्रोत्साहन दिया गया था। भारत में शासन करने वाले पूर्व विजेताओं और अंग्रेजों के मध्य महत्वपूर्ण अंतर यह था कि जहां पूर्वकालिक विजेता धीरे धीरे भारतीय जीवन का अंग बन गए थे, वहीं अंग्रेज भारत का कभी भी एक अभिन्न अंग नहीं बन सके। भारत में तुर्की भी आए थे, मुस्लिम भी आए थे, अन्य बहुत सारी विभिन्न जातियां भारत में आई थी, लेकिन वो धीरे धीरे भारतीय संस्कृति में ही मिल गई थी, सामंजस्य स्थापित कर लिया था, एक अभिन्न हिस्सा भारतीय संस्कृति का बन गए थे। किंतु अंग्रेज विजेता थे लेकिन वो कभी भी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग नहीं बन सके और जिसका परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि अपने उद्योगों के लिए कच्चा सस्ता माल प्राप्त करना और जो तैयार माल है, अपने जो उत्पाद हैं ब्रिटिश सरकार के, उनके लिए भारतीय बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचना। यानी एक तो अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करना और दूसरा तैयार माल के लिए बाजार प्राप्त करना। ये दो उद्देश्य मूलभूत थे ब्रिटिश सरकार के भारत में व्यापारिक उद्देश्यों के अंतर्गत, या जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का जो ढांचा स्थापित किया उसके अंतर्गत ये दो मुख्य उद्देश्य थे। इसके बाद हम भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जो चरण थे उन चरणों पे हम चर्चा कर लें। तो सबसे पहले इसमें भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव थी वो प्लासी के युद्ध के बाद पड़ी थी 1757 में, और जिसका परिणाम
जो हुआ था या जिसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो था उन साधनों को अपने कब्जे में लेना जिनसे प्राप्त माल इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में सरलता से बेचा जा सकता था। यानी कि यहाँ पर हम अगर चर्चा करें तो जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है उसकी नींव 1757 में पड़ गई थी और उस वक्त ब्रिटिश सरकार का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि उन साधनों को अपने कब्जे में लेना चाह रहा था जिनके माध्यम से जो माल है वो इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में सरलता से बेच सकते थे। प्लासी के युद्ध से पूर्व जहां ब्रिटेन को भारतीयों से वस्तुओं के क्रय हेतु जो भुगतान दिया जाता था वो सोने और चांदी के रूप में दिया जाता था, परंतु इस युद्ध के बाद ब्रिटेन को भुगतान के लिए सोने चांदी की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिसका कारण ये था कि यहाँ से जो लगान के रूप में धन वसूला जाता था उसी धन को वो यहाँ पे भुगतान के रूप में यूज करने लग गए थे। तो उपनिवेशवाद का जो मूल तत्व है वो आर्थिक शोषण में निहित होता है, जिसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि एक उपनिवेश पर केवल राजनीतिक नियंत्रण रखना आवश्यक हो, अपितु उपनिवेशवाद का मूल स्वरूप आर्थिक शोषण के विभिन्न तरीकों में भी लक्षित होता है। जहां अगर हम उपनिवेशवाद का एक सीधा साधा अर्थ ये लगा लेते हैं कि कोई भी देश किसी मात्र देश का अधीन हो गया हो, ये इसका राजनीतिक रूप से उस पर नियंत्रण स्थापित हो गया हो मात्र देश का, तो वो उपनिवेशवाद कहलाता है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ उपनिवेशवाद का जो मूल तत्व हम मानते हैं या जो उपनिवेशवाद का जो मेन टारगेट था ब्रिटिश सरकार के अधीन वो था आर्थिक शोषण, और इस प्रकार आर्थिक शोषण के जो विभिन्न तरीके थे उन विभिन्न तरीकों में उपनिवेशवाद का मूल स्वरूप लक्षित होता है। और जिससे प्रसिद्ध जो विद्वान है रजनी पामदत्त, जिसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है इंडिया टुडे जो इम्पोर्टेंट है, याद रखने योग्य है, इसमें उन्होंने भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का 3 चरणों में विभाजन किया है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का चित्रण किया है और उन्होंने कार्ल मार्क्स के 3 चरणों वाले सिद्धांत को आधार बनाया है। यानी अपनी जो रजनी पामदत्त ने अपनी किताब इंडिया टुडे में भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का सिद्धांत प्रतिपादित किया और उसका आधार उन्होंने कार्ल मार्क्स के भारत में जो 3 चरणों वाला जो सिद्धांत है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और आर्थिक शोषण, उस कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को आधार बनाया और उसके आधार पर उन्होंने भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था उसको 3 चरणों में विभाजित किया है। प्रथम चरण वाणिज्यिक चरण माना है जिसकी अवधि 1757 से 1813। द्वितीय चरण औद्योगिक मुक्त व्यापार चरण है जिसकी अवधि मानी है 1813 से 1858 तक, और तृतीय चरण वित्तीय पूंजीवाद जिसकी अवधि 1860 के बाद की मानी जाती है। इस प्रकार इन 3 चरणों में उन्होंने रजनी पामदत्त ने भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का विभाजन किया है, जहां जो प्रथम चरण था वाणिज्यिक चरण जिसकी शुरुआत प्लासी के युद्ध के बाद ही हो जाती है और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय व्यापार पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लेती है। इस चरण में उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में कंपनी ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देशों को कम कीमत पर तैयार भारतीय माल का निर्यात कर अच्छी कीमत वसूलती थी। तो यहाँ जो पहला उद्देश्य था वो वाणिज्यिक उद्देश्य था, व्यापारिक उद्देश्य था। जो वाणिज्यिक चरण है ब्रिटिश सरकार का यहाँ पे 1757 से 1813 में, इस चरण में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका मुख्य उद्देश्य था केवल भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना, और इसके माध्यम से यहाँ भारत से वो जो राजस्व वसूल करते थे, लगान वसूल करते थे, उससे जो आय होती थी उससे वो भारतीय माल खरीदते थे और उस माल को कहीं अधिक कीमत पर यूरोप के जो अन्य देश थे उन अन्य देशों में उस माल को भेजा जाता था और वहाँ निर्यात करके अच्छी कीमत वसूल करते थे। इस प्रकार यहाँ जो पहले जो ब्रिटिश सरकार भारतीय माल को खरीदने के लिए जो सोने चांदी के बहुमूल्य धातुओं को उनको देना पड़ता था, उनके बदले भारतीय माल खरीदता था। आज वहाँ वो एक तरह से उनके लिए फ्री का सामान हो रहा था, क्योंकि जो राजस्व उनको प्राप्त हो रहा था उस राजस्व जो भारतीय पैसों से ही भारतीय माल खरीद के और अच्छी कीमत पर बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाने लग गई थी।
तो इस प्रकार उपनिवेशवाद के इस चरण में बंगाल और अन्य प्रांतों से वसूले गए भू राजस्व के बचे हुए हिस्से से भारतीय माल खरीदते थे। भारतीय माल खरीदा जाता था और उसको अन्य देशों में बेचकर अच्छी कीमतें प्राप्त की जाती थी। यह ब्रिटिश सरकार का इस चरण में मुख्य उद्देश्य था। 1757 के बाद कंपनी द्वारा भारत से निर्यात किए जाने वाले माल के बदले कुछ भी नहीं लौटाया गया, यानी कि जो माल भारत से निर्यात किया जाता था उसके बदले भारत को किसी तरह का कोई लाभ नहीं हुआ और इस तरह प्रतिवर्ष भारतीय माल और भारतीय संपत्ति का दोहन होता रहा और जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड अधिक अमीर बनता गया और भारत था वो अधिक गरीब बनता गया। भारत की लूट और इंग्लैंड में पूंजी संचय का जो प्रत्यक्ष परिणाम था वो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजरा, यानी कि जो भारत से उन्होंने जो लूट की थी जो राजस्व के रूप में और जो पूंजी का संचय किया था उसका प्रत्यक्ष परिणाम ही इंग्लैंड में हम औद्योगिक क्रांति के रूप में हमें देखते हैं। तो इस प्रकार आर.पी. दत्त के अनुसार कंपनी ने 1757 से 1765 के बीच में बंगाल के नवाब से करीब 40 लाख पाउंड वार्षिक उपहार भी प्राप्त किए थे। तो इस प्रकार कई तरीकों से इन्होंने भारत से अधिक मात्रा में उन्होंने धन लूटा और जिसका मुनाफा उन्होंने भारत से माल खरीदकर विदेशों में कई ऊंची कीमतों पर बेच के और उसका कई अधिक गुना उन्होंने मुनाफा कमाया था। तो इस प्रकार ये रजनी पाम दत्त के अनुसार ये प्रथम चरण का ब्रिटिश सरकार का भारतीय अर्थव्यवस्था जो वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था के रूप में उन्होंने प्रथम चरण गिनाया उसका ये प्रत्यक्ष परिणाम था। इसके बाद में जो अगला जो हम चरण देखते हैं इसमें कृषि पे क्या प्रभाव पड़ा। जो वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का जो चरण था उसके अंतर्गत हम कृषि पर प्रभाव देखते हैं। तो औपनिवेशिक काल से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो एक आत्मनिर्भर कृषिजन्य अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ के परंपरागत कृषि ढांचे को नष्ट कर दिया और इसके फायदे के लिए अनेक नए तरीके उन्होंने भू राजस्व निर्धारण करने के लिए और संग्रहण करने के लिए उन्होंने लागू किए थे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की दीवानी का अधिकार गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में द्वैध शासन स्थापित करके और फार्मिंग सिस्टम की शुरुआत कर दी थी, यानी कि प्लासी के युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार को बंगाल में दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया था और उन्होंने इस दीवानी के अधिकार को उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग उन्होंने जो बंगाल में जो द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की थी, जो इलाहाबाद की संधि के अधीन जो द्वैध शासन व्यवस्था यहाँ स्थापित हो गई थी बंगाल में दीवानी और फौजदारी के अधीन, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और भू राजस्व संग्रहण करने के लिए एक नई व्यवस्था उन्होंने स्टार्ट की। वो व्यवस्था फार्मिंग सिस्टम या इजारेदारी व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत इजारेदारी व्यवस्था के अंतर्गत किसी कंपनी किसी भी क्षेत्र या किसी भी भूभाग से राजस्व वसूली करने के लिए बोली लगाती थी नीलामी के द्वारा और जो जिसको ये जिम्मेदारी मिलती थी उसे वहाँ का राजस्व वसूल करते हुए राजकोष में जमा कराया जाता था और जो सबसे अधिक बोली लगाता था उस भू क्षेत्र की उसे ही राजस्व वसूली का अधिकार दिया जाता था। तो एक तरह से फार्मिंग सिस्टम या इजारेदारी प्रथा नीलामी प्रथा भी बोल सकते हैं इसको। क्लाइव के समय भू राजस्व का वार्षिक बंदोबस्त होता था जिसे बाद में हेस्टिंग ने बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया था। फार्मिंग सिस्टम का भूमि को लगान वसूली हेतु ठेके पर दिए जाने की प्रथा का कालांतर में बंगाल पर बुरा प्रभाव पड़ा। किसानों का शोषण हुआ, भुखमरी इससे बढ़ती गई जिससे गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने एक 10 साल बंदोबस्त लागू किया था प्रारंभ में, जिसे 1793 में इस 10 वर्षीय बंदोबस्त को 1793 में बदलते उन्होंने इसे स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमाली बंदोबस्त भी कह सकते हैं के रूप में उन्होंने परिवर्तित कर दिया। तो अगले वीडियो में हम जो प्रमुख 3 भू राजस्व हम नीतियाँ देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त, इन तीनों भू राजस्व पद्धतियों की हम उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।